नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान का वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट। पिछले वर्ष का जो वार्षिक पेपर है 2021-22 में हुआ था, इस पेपर के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारी जो कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों में हम कितने बड़े बड़े यानी और छोटे छोटे जो प्रश्न रहते हैं हम किस प्रकार से उनके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ आज हम देखेंगे इस सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे। और यहाँ देखिए दिया गया कि यहाँ रोल नंबर यानी अनुक्रमांक विद्यार्थी को लिखना है अंकों में और शब्दों में। तो वो किस प्रकार से लिखना है यहाँ दिया गया है कि हमें इस प्रकार से लिखना है। यहाँ निर्देश दिया रहता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे का ये यहाँ पे अनुक्रमांक यानी रोल नंबर है, तो इस रोल नंबर को किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। इन यहाँ पे आप अपना रोल नंबर यहाँ लिखें, यहाँ जैसा बताया गया वैसा उसी तरीके से इन खंडों में हमें लिख देना है। ठीक है, यहाँ लिखना शाला का नाम, यहाँ अपनी शाला का डाइस कोड, परीक्षा केंद्र जहाँ परीक्षा दे रहे हो, यदि अपने स्कूल का सेंटर है तो अपने स्कूल ही का नाम आएगा और यहाँ परीक्षा की दिनांक आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से लिखा हुआ है कि वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो यहाँ से देखिए ये लिखा है कि वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। यहाँ प्रश्न दिए हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी एक प्रश्न दिया गया है जिसमें 4 आंसर दिए, उनमें से एक सही है, तो हमें उनमें से छांट करके जो सही आंसर है उसको यहाँ उत्तर के रूप में लिख देना। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, तो ये 10 प्रश्न 10 अंक के रहेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न एक दिया है कि भारत के 7 व्यापार हेतु 1664 ईस्वी में बनाई गई फ्रांसीसी कंपनी थी, उस कंपनी का नाम यहाँ पे हमें बताना था। तो द एदम ओरिएंटल जो कंपनी है वो जो है फ्रांसीसी कंपनी थी। तो इसमें देखिए ये पहले दी गई है द एदम ओरिएंटल, पहले में दिया गया, पहला बार आंसर इसका सही है। दूसरे में दी गई थी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरे में है पुर्तगीज कंपनी और चौथे में दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सही आंसर इसका क्या है, द एदम ओरिएंटल कंपनी। ठीक है, यहाँ हमें उत्तर के रूप में लिख देना है। प्रश्न 2 देखो, यहाँ पे है कि किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, उसमें क्यों भाग लिया था। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है और उसका यहाँ पे बताया गया क्यों भाग लिया। सबसे पहले दिया है कि राजस्व की मांग में वृद्धि का विरोध है, इंग्लैंड से तैयार माल भारत में लाने का विरोध और हस्तशिल्प के बर्बाद होने का विरोध, और यहाँ लिखा उक्त तीनों का विरोध। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है डी में कि उक्त तीनों का विरोध किया गया था इस आंदोलन में। ठीक है, तो हम यहाँ डी के रूप में यहाँ पे डी आंसर जो है यहाँ पे लिख देंगे कि उक्त तीनों का विरोध। ठीक, यहाँ देखो प्रश्न तीसरा दिया है कि चोरी चोरा नामक स्थान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो आपको मालूम है चोरा चोरी स्थान उत्तर प्रदेश में है। इसमें दिया गया था पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हमें क्या लिखना है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिख देना है। ठीक, चौथा प्रश्न है आग्नेय शैल का उदाहरण है। आग्नेय शैल जो होती है वो ग्रेनाइट होती है, और यहाँ पर दिया गया है कि संगमरमर, कोयला, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम उत्तर के रूप में लिखेंगे। प्रश्न 5 इसमें दिया है, देखिए यहाँ पे 5 है, ये जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित देश है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है पनामा। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि कोस्टारिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाल और पनामा, ये दिया गया है। तो यहाँ पे जो डी वाला आंसर है ये बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका भारतीय द्वीप की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका में जो महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी का नाम अमेजॉन नदी है। और यहाँ देखो कौन कौन सी दी गई हैं, पिल्कोमायो दी गई है, ओरिनिको दी गई है, यहाँ सी में दिया गया है अमेजॉन। तो अमेजॉन में सही टिक कर लेना है और यहाँ उत्तर के रूप में लिख देना है। डी में दिया है कोलोराडो, तो कोलोराडो नहीं थी, कौन सी है, अमेजॉन। ये सबसे लंबी अमेरिका महाद्वीप पर सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए प्रश्न 7वां देखिए, यहाँ पे 7वां दिया गया है और प्रश्न 8, 9 और 10 यहाँ पे देखें तो जो प्रश्न 7 दिया गया है कि 22 दिसंबर को भारत में शीत ऋतु होती है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु होगी। तो जब यहाँ पे शीत ऋतु होती तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है, बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जो है अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ से बिल्कुल विपरीत चलता है। तो यहाँ दिया गया है ए में ग्रीष्म ऋतु, हम यहाँ ग्रीष्म ऋतु भर देंगे। शीत ऋतु दी है, शरद ऋतु दी, वर्षा ऋतु दी, तो ये नहीं है। ठीक, प्रश्न 8 देखो, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों
के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है? तो यहाँ राष्ट्रीय एकीकरण जो होता है, राष्ट्रीय एकीकरण में राष्ट्रीयता की भावना होती है। इसमें दिया गया राष्ट्रीयता की भावना, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। धार्मिक भावना दिया, जातीयता भावना दिया, ABC से कोई नहीं, ऐसा दिया गया कि ABC में कोई नहीं, तो इसमें है एक राष्ट्रीयता की भावना, यहाँ उत्तर के रूप में लिख देना है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार से करती है? तो जो लोकतंत्र है यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। तो यहाँ देखें सबसे पहले दिया गया था प्रत्यक्ष रूप से, बी में दिया है अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल सही है। सी में दिया अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है यहाँ लोकतंत्र में, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे। अब इसका प्रश्न देखो 10वां दिया गया है, इसमें है कि सन 1954 में पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये पंचशील जो समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था, लेकिन इसमें दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, जो कि बिल्कुल सही है। भारत और नेपाल, चीन और पाकिस्तान, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ लिख देंगे भारत और चीन के बीच में ये पंचशील समझौता दो देशों के बीच हुआ था। यहाँ देखिए प्रश्न 11 यहाँ से दिया गया निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक दिए गए हैं और ये जो प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न है यहाँ से। तो यहाँ देखेंगे हम प्रश्न 11 में दिया है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थीं? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पे आई थी। ठीक है, ये हमें उत्तर लिख देना है। प्रश्न 12वां दिया है कि दोहरी शासन व्यवस्था से बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? दोहरी शासन व्यवस्था से, तो दोहरी शासन व्यवस्था के कारण बंगाल की कृषि, उद्योग और व्यापार सभी नष्ट हो गए। जनता जो थी उनमें दर्द था और कंपनी के अत्याचारों से भी बहुत पीड़ित थी। प्रश्न 13वां दिया है कि महाराष्ट्र और पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। तो देखिए महाराष्ट्र के क्रांतिकारी कौन कौन थे? वसुदेव बलवंत फड़के, विनायक रनाडे चाफेकर, बंधु श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर आदि, ये जो थे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे। अब हैं पंजाब, पंजाब के लिख देना है लाला लाजपत राय, पंजाब के हैं। अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदनलाल डींगरा, सूर्य अम्बा प्रसाद इत्यादि, ये जो थे ये पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे। ठीक, यहाँ पे देखिए प्रश्न 14वां दिया गया है कि कोई स्थलाकृति पर्वत अथवा पठार है, यह पहचान किस आधार पर कर सकते हैं? कि कोई भी स्थल की आकृति है, पृथ्वी की आकृति जो है कि कौन सा पर्वत है कि पठार है। तो देखिए धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से अधिक ऊंचा हो तो वो क्या कहलाता है? वो पर्वत कहलाता है। पर्वत का शीर्ष भाग कम चौड़ा होता है और उसमें छोटी नमक तथा इसका ढाल जो है तीव्र होता है, चोटी होती है वहां पे एक, है ना। जबकि धरातल का देखिए, जो धरातल है, धरातल का वह भाग जो ऊंचा, विस्तृत एवं ऊपर से मेज की भांति बिल्कुल सपाट होता है, वह पठार कहलाता है। धरातल का वह भाग है जो ऊंचा तो हो, विस्तृत हो, लेकिन एकदम मेज की भांति बिल्कुल सपाट होता है, वह कहलाता है पठार। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा अंतर है। प्रश्न 15वां दिया है पवन निक्षेपण से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति के बारे में लिखिए। जो पवन निक्षेपण से बनती है, तो देखिए पवन द्वारा लाए हुए रेत की छोटी छोटी पहाड़ियां या टोकरियों को बालू का स्तूप कहते हैं। यह मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक बनते हैं और इनका आकार गोल नवचंद्राकार और अनुवृत्ताकार होता है। इन्हें सहारा के मस्तक में अर्घ और तुर्की स्थान में कूप नाम से पुकारा जाता है या पुकारते हैं। ठीक है ना, ये जो है पवन विक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में है। ठीक, प्रश्न 16वां है कि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है? जो मकर रेखा है हमें अमेरिका के महाद्वीप के वो जो है वहाँ से, कहाँ से, दक्षिण अमेरिका जो है किस भाग से गुजरती है? तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इन भागों से गुजरती है। देखिए ब्राज़ील, पराग्वे, चिली व अर्जेंटीना से होकर के मकर रेखा गुजरती है और ये जो है कहाँ पे हैं? अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में ये देश हैं। ठीक, यहाँ पे देखें प्रश्न 17वां दिया है कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम अपनी जमीन में अत्यधिक उर्वरक डालते हैं, देखिए खेतों में डाले गए रासायनिक उर्वरक का लगभग 60% अंश ही पौधों द्वारा उपयोग में लाया जाता है।
शेष बाकी वर्षा के जल के साथ प्रभावित होकर खेतों के निकट स्थित तालाबों, नदियों, जलाशयों में पहुंच जाते हैं। वहां ये उन जल स्रोतों को भी क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो ये पर्यावरण का बहुत ज़्यादा जो है क्या ना चाहिए नुकसान है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 18 देखिए इसमें दिया है। यहाँ देखिए प्रश्न 18वें में है कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिकता, समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग, ये हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। प्रश्न 19 में दिया है कि भारतीय सेना की संयुक्त कमान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो भारतीय सेना की संयुक्त कमान की स्थापना सन 2001 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी। ठीक है, जितना प्रश्न पूछा गया उतना हमें उत्तर देना है। प्रश्न 20 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का उद्देश्य लिखिए। मात्र हमें उद्देश्य लिखना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का उद्देश्य सभी लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। ठीक है, इतना हमें इसमें लिखना है। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ लिखा हुआ कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक। 21 से 24 तक के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, ये प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के दिए गए हैं। तो हमें इस बात से नहीं घबराना है कि हम इतना बड़ा आंसर किस प्रकार से देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है परीक्षा वालों ने भी यहाँ पे जो जगह दी गई है बहुत बड़े प्रश्न के लिए दी गई है। तो इस प्रकार से प्रश्न हो कि कम से कम हमें 5 नंबर मिल सकें, तो इतना हमें याद करना है और इतना हमें लिखना भी है। तो देखिए इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर कि प्रश्न 21 दिया था कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड की घटना का यहाँ लिखा संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षेप में इतना लिखना है कि हमारे यहाँ पर कम से कम 5 नंबर मिल जाए। तो यहाँ देखो जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 लोग शामिल थे और सैन्य अधिकारी जनरल ओडायर लगभग 400 हथियारबंद सैनिकों के साथ में सभा स्थल पर पहुंचा और बिना पूर्व चेतावनी के भीड़ पर तब तक गोलियां चलाईं जब तक कि गोलियां समाप्त नहीं हो गईं। इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए तथा बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। बस इस प्रकार से इतना आंसर हमें इसमें दे देना है। ठीक है, चलिए 22 प्रश्न देखें। तो प्रश्न 22 दिया था कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, वहाँ अधिक वर्षा किन पर्वतों के कारण होती है, यह हमें उत्तर देना है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं और यहाँ द्वीप समूह में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से और मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में गर्म जलधारा की निकटता के कारण और ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिमी तट पर पछुआ पवनों के कारण अधिक वर्षा होती है। तो ये अधिक वर्षा के 3 हमें कारण भी लिख देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 23 देखिए। यहाँ पे प्रश्न 23वां दिया गया है। तो यहाँ देखें इसमें दिया गया है कि क्षेत्रवाद से क्या आशय है, यह राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार से बाधक है। तो इसमें देखिए जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद एकता की एक बहुत बड़ी भावना है जिसका आधार अपनी ही भाषा को बोलना है। यह आधार भाषा की अतिरिक्त संस्कृति और आर्थिक हितों पर भी आधारित है। इस तरह का क्षेत्रवाद क्षेत्रीय स्वायत्तता और नए राज्यों की मांग को बढ़ाता है। तो सांप्रदायिकता, भाषावाद और क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधक है। बस हमें यहाँ क्या लिखना था कि ये राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार से बाधक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए लास्ट प्रश्न दिया गया है, ये पूरा पेपर पिछले वर्ष का है। आपको इस प्रकार से समझा दिया गया है कि आप जो है इस वर्ष जो परीक्षा होने वाली है इसी प्रकार से आप जो पैटर्न है इसके अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देना है, तभी हमें पूरे नंबर मिल पाते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है इसमें 24वें प्रश्न में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, किसी एक अंग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमें किसी एक अंग का वर्णन करना है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं कभी कभी प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को भी याद करेंगे। यहाँ दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, यहाँ लिख देंगे। नंबर 1 सामान्य सभा महासभा, सुरक्षा परिषद, 3 में आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, 5वां में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां लिख देंगे सचिवालय। ठीक है, और किसी एक अंग का वर्णन करना है। तो यहाँ हम इसी का जो सामान्य सभा या महासभा है इसका वर्णन करेंगे। तो महासभा जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग होता है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है एवं उन्हें समान अधिकार दिया गया है। इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें इसका थोड़ा सा वर्णन भी
कर देना है। ठीक है, तो आज इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करना मत भूलिए और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।